हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी रजिया सज्जाद जहीर की रचना नमक का अध्ययन करेंगे। भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जो पूरी तरह से अपनी मातृभूमि के प्रेम को दर्शाता है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं भूल सकता। हमारे वेद की ऋचाएं भी कहती हैं जननी जन्मभूमिश्च, कि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं। स्वर्ग हमें मिल सकता है, लेकिन जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस रचना की एक एक पंक्तियां पढ़ें और मातृभूमि के प्रेम को किस तरह आइए एक एक पंक्तियां पढ़ें और मातृभूमि का किस तरह प्रेम उमड़ा है उसको इस कथानक के माध्यम से समझने का प्रयास करें। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। साफिया जहाँ थी वहाँ पे एक सिख बीबी थी। किस तरह वह उसे माँ की तरह मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी चमकदार आंखें, जिस तरह सफिया की माँ की जो है शारीरिक गठन था, वैसे उस सिख बीबी का था, जिनकी नेकी, मोहब्बत और रहम दिलों की रोशनी से जगमगाया करती थी। जैसा चेहरा खुली हुई किताब हो, जैसे साफिया की माँ का व्यक्तित्व था, बिल्कुल वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा जैसे मुहर्रम में उड़ा करती थी, बिल्कुल वो सिख बीबी भी वैसे ही दुपट्टा उड़ा करती थी। यानी साफिया बिल्कुल अपनी माँ की छवि को उस सिख बीबी में देख रही थी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने उसके बारे में घर की बहू से पूछा। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है, यानी ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, वह उसके शारीरिक भाषा से पता चल जाता है। साफिया बीबी को जब बार बार देख रही थी सिख बीबी को, तो उन्हें भी आभास हो रहा था, इसलिए अपने घर की बहू से उसके बारे में पूछा। उसकी बहू ने, सिख बीबी की बहू ने बताया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्होंने कई साल से नहीं देखा। क्योंकि आप जान जाए कि भारत पाकिस्तान विभाजन हो चुका था। कुछ लोगों की रिश्तेदारी, वैवाहिक संबंध भारत में थे, लेकिन उनका मैका जो था वह लाहौर में था। कुछ लोगों की लाहौर में उनकी ससुराल थी, भारत में मायका था। इस तरह जो संबंध दोनों देशों के नहीं बटे थे, केवल सीमाएं बांटी गई थी, लेकिन संबंध आज भी है। आज भी वैवाहिक संबंध जरूर है, रिश्तेदारी आज भी कई पीढ़ियों के लोग जो है यहाँ पे भी रहते हैं। वहाँ कहते हैं कि उनके पूर्वज वहाँ लाहौर के क्षेत्र अमृतसर में आज रहते हैं। पहले वह जो है कि लाहौर में रहा करते थे। आज भी उनकी मातृभूमि पाकिस्तान में कुछ लोगों की, और कुछ लोग भारत में रह रहे हैं जिनकी मातृभूमि लाहौर में है। इसलिए उन्होंने बताया कि मुसलमान है और कई सालों से अपने भाइयों को नहीं देख पाए, क्योंकि दोनों देशों में यात्राएं करना उस समय भी कठिन था, बड़ा कठिन था। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आके बैठ गई। जैसे ही वो लाहौर का नाम सुनी, सिख बीबी साफिया के पास बैठ गई और उन्हें बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। चूँकि सिख बीबी भी जब देश के बंटवारे के पूर्व जो उनका संबंध लाहौर से रहा है, उनका बचपन भी वहीं से बीता, लेकिन वैवाहिक संबंध चूँकि इस क्षेत्र में हो गया था जो सीमा बंटवारे के भारत में पड़ रहा था। सीमा बंटवारे के बाद वह क्षेत्र भारत में था। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, देखिए अपनी मातृभूमि है, भारत के लोग भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा बचपन बीता है, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। उम्दा खाने और नफीस मतलब सुंदर, कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर कैसे लाहौर के लोगों में होती है। कीर्तन हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बातें भी हो रही थी। साफिया ने 2-1 बार बीच में पूछा, माता जी
आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। सिख बीबी कही, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब कुछ ठीक है, पर लाहौर की बहुत याद आती है। जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया कि अपने वतन को, अपने मातृभूमि को हम नहीं भूल सकते। हमारा वतन तो जी लाहौर में है, क्योंकि बचपन जहाँ बीता है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। जहाँ पे हमने जन्म लिया है उसको हम नहीं भूल सकते। भले देश की सीमाएं बढ़ जाएं, भले देश की जो सीमा रेखा तय कर दिया जाए, लेकिन ऐसी रेखा नहीं बनी है जो हमारे मातृभूमि को बांट सके। फिर भी पलकों में कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर उसी जगह पे आ जाती है, साड़ा लाहौर। बात बहुत इधर उधर की होती है, लेकिन फिर दोनों की चर्चाएं लाहौर पे आके अटक जाती है। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वो प्रसाद लेकर हाथ में लिए उठने लगी, साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, वहाँ से जाने लगी। तब साफिया ने धीमे में पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें? आप हुक्म दीजिए। कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप लाहौर से मंगाना चाहती हैं तो आप मुझे हुक्म दे सकती हैं, आदेश दे सकती हैं। वो ये दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, अपने वतन का नमक। और लाहौरी नमक आपको बता दें, आज भी बड़ा सामान्य नमक से, या जो आयोडाइज नमक होता है, इससे कीमती होता है, जिसे हमारे यहाँ सेंधा नमक कहते हैं। वास्तव में वही लाहौरी नमक होता है, जो वहीं से आज भी हमारे देश में आता है। 15 दिन यूं गुजर गए, पता ही नहीं चला। जिमखाना की सामें दोस्तों की मोहब्बत। अब 15 दिन हो चुके थे, साफिया जो है लाहौर पहुंच चुकी थी। 15 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। जिमखाना की सामें और ज़्यादा दिन पे वो पहुंची थी अपनी मातृभूमि। दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। जो उसके भाई थे साफिया के लाहौर में, वह ये सोचते थे बिछड़ी बहन कितने वर्षों के बाद आई है, क्या इसके लिए कुछ कर दे। दोस्तों अजीज़ों की हाल चाल के लिए हर कोई आ रहा था। कोई कुछ कहाँ रखें, क्या पैक करें, क्या करके ले जाएं, एक समस्या थी। क्या ले जाएं, यहाँ की कौन सी यादें समेट कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया, बादामी कागज की पुड़िया, जिसमें एक शेर भारतीय पैमाना है, यानी लगभग 1 किलो लाहौरी नमक था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। सोचा साफिया ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं, लाहौरी नमक? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, ये लाहौरी नमक गैर कानूनी है। उस समय प्रतिबंधित था भारत पाकिस्तान में, क्योंकि इसे बिना सरकार के परमिशन से नहीं ले जाया जा सकता। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज़्यादा नमक आया है, समुद्र का जो क्षेत्र है ज़्यादा आया है, आप लोगों के हिस्से में तो ज़्यादा नमक का क्षेत्र है। वह जुझला गई, मैं इससे बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया मैं लाहौरी नमक चाहिए, मुझे इस वतन का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? अरे माँ तो बंटवारे के पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आप कस्टम से गुजरना है। कस्टम यानी एक देश की सीमा से जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो कस्टम यानी हर चीज़ों पे देख रेख होती है, आयकर तय किए जाते हैं, यानी आयात और निर्यात के जो मूल्य होते हैं उस पर तय होते हैं। अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकली तो आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो ठहरा वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं इसे चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा और जता के ले जाऊंगी, चूंकि ये नायब तोहफा है, मातृभूमि से जुड़ाव है। चूंकि मेरी माँ का जो दर्शन उस
सिख बीवी में दिखाई देता है, मैं उस रिश्ते को कलंकित नहीं करूंगी, मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं डंके की चोट पे इसे दिखाकर बता के ले जाऊंगी। भाई ये आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कहे हैं मोहब्बत, मरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते, लेकिन कहीं न कहीं इस कानून की भाषा में मोहब्बत, इंसानियत, भावनात्मक और दलीलें इस कानून के क्षेत्र में नहीं चलती। कभी कभी इंसानियत बड़ी होती है, लेकिन कानून की अंधी आंखें इसे देख नहीं पाती, इसे पूरा नहीं कर पाती। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो शायर भी नहीं होते, साहित्यिकता भी नहीं होती कि दिल, मोहब्बत, प्रेम, हृदय इस सब की बातें समझेंगे। उनके तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें, एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का है, शौक से देख लें। कोई सोने चांदी की स्मगलर की हुई चीज नहीं है, ब्लैक मार्केट का कोई वस्तु नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, अदीब मतलब साहित्यिकता, साहित्यिक आदमी ठहरी। और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा घूमा ही होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, बदनामी मुफ्त में सबकी भी होगी, हम सबकी। ये किसकी बहन है, कहाँ ताल्लुक़ रखती हैं, लाहौर में किसके यहाँ ठहरी हैं, आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, हम इंसानों को थोड़ा जरूर जानते हैं। रही बात दिमाग की, तो सभी लोगों का दिमाग अगर अदीबों की तरह हो जाए, साहित्यकारों की तरह हो जाए, तो दुनिया में कुछ बेहतर हो जाए। हृदय, सहृदय, प्रेम, उत्साह, दयालुता, ये भाव साहित्यकारों की पहचान है। साहित्यकार ही किसी चीज को समझने की, किसी चीज को अच्छे ढंग से देखने का वो नजरिया, जिसे हम सामान्य बूँदें कहते हैं, वो उसकी सामान्य बूँदें उसे साहित्यकार मोती बना देता है। अगर इस दुनिया में हो सके, अगर साहित्यकार जैसा दिमाग हो जाए, तो दुनिया में कहीं द्वंद्व, दुनिया में कहीं द्वेष, दुनिया में कहीं झगड़ा बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर अदीबों जैसा हो जाए, मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले 2 बजे दिन में उसे रवाना होना था, सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए सारी पैकिंग रात में ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उस सामानों को बांधने लगी। इधर उधर फैली चीज़ों को धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर वेंद्र में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें बाहर रह गई, एक छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, कीनू एकदम संतरे जैसे फल होते हैं, एक दोस्त तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल होता है, माल्टे की तरह रंगीन, मीठा, और संतरे की तरह ये नाजुक होता है, जिन्हें कीनू कहते हैं। और दूसरी तरफ वो नमक की पुड़िया थी। तब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था भावना के स्थान पे, क्योंकि पहले तो भावना की प्रधानता थी, मातृभूमि चोरी से नहीं ले जाना है, लेकिन अब धीरे धीरे बुद्धि हावी हो रही थी। वास्तव में बातें तो बड़ी हो गई, लेकिन ये नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अगर इसे हाथ में ले जाएं और कस्टम वाले के सामने रख दें, लेकिन अगर कस्टम वाले नहीं जाने दिया, मजबूरी है, छोड़ देंगे, लेकिन उसका वायदे का क्या होगा जो अपनी माँ से किया है, सिख बीवी से किया है। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झूठ कहने के क्या मायने होंगे? जान देकर भी वादे पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, इन कीनियों की टोकरी के नीचे रख लिया जाए, इन कीनियों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? अगर देख लिया, नई जी फलों की टोकरियां तो आते वक्त किसी ने नहीं देखी थी। फल की चेकिंग नहीं होती है, बैग की चेकिंग होती है, बिस्तर बंद जो चीज़ें होती हैं यानी पैकिंग हुई चीज़ों की चेकिंग होती है। आते वक्त फल किसी ने नहीं देखा, उधर से केले, इधर से कीनू, सब लोग ले जा रहे हैं। उधर भारतीय केले आ रहे हैं और उधर से कीनू जा रहे हैं। सब ठीक है, फिर देख लिया जाएगा।
जैसे भी हो। उसने कीनू कालीन पे उलट दिए, टोकरी खाली की, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, नीचे रख दी। एक बार जाकर पुड़िया को देखा और ऐसा महसूस किया मानो किसी प्यारे चीज को वो कब्र की गहराई में उतार रही। भले गलत काम कर रही, लेकिन उसकी दिल गवाही नहीं दे रहा है। उसे लग रहा है कि कोई अच्छी चीज, अपनी प्यारी चीज को वो टोकरियों के नीचे नहीं, किसी कब्र में रख रही है। भाग 1 यहीं तक। आपने अभी तक देखा कि किस तरह दोनों देशों में जो इस तरह की चीज़ों पे प्रतिबंध पहले भी लगते थे, आज समय समय पे दोनों देशों में संबंध खराब होते रहते हैं। लेकिन दिलों के रिश्तों को सरहदों में नहीं बांटा जा सकता, मोहब्बत और प्रेम को सरहदों में नहीं बांटा जा सकता। किस तरह साफिया अपनी माँ के जो दर्शन उस सिख बीवी में करती देखती है, और उसके लिए लाहौरी नमक जो प्रतिबंधित है, अपने प्रतिष्ठा को दांव पे लगाकर उसके लिए उसकी अपनी को सैयद भी कहती है, और उसे मानने के लिए उसके लिए वह नमक को ले जाने का प्रयास करती है। पहले तो उसे टोकरी के नीचे छिपा के ले जाती है। क्या अपने इस प्रयास में वो सफल हो पाती है? क्या वह नमक लेकर हिंदुस्तान पहुंच पाती है और सिख बीबी को क्या वो भेंट कर पाती है? इसका अध्ययन हम सभी सेकेंड भाग में करेंगे। अगले भाग का अध्ययन हम सभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आप सभी को अब तक का कथानक समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।